कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने कुछ, खास तौर पर नवाज शरीफ जब जब हुकूमत में आए, इनके खिलाफ इल्जामात की भरमार हुई। अच्छा, और जब ये अपोजिशन में चले गए, जब इनको इजाजत दीजिए, इल्जामात की भरमार आप सही कह रहे हैं, जरूर हुई, जरूर हुई, मगर ये इल्जामात कहाँ, इसके ऊपर भी तो नजर डाले ना। ये इल्जामात पीटीआई से तो नहीं आ रहे, ये इल्जामात बीबीसी से आ रहे हैं, ये इल्जामात एक जर्मन पब्लिकेशन से आ रहे हैं। हमारे साथ उमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। जी जी जावेद साहब। नहीं एक सेकंड, जी 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 मुकम्मल करें। आप उमर चीमा साहब के पास जाएं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि ये आलमी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, मैं ये जरूर कहने में हक बजानब हूं कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहती हैं, पाकिस्तान में अगर किसी ने कभी कोई बेहतर काम किया, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो बेनजीर भुट्टो हो या मियां नवाज शरीफ हो, इनको 2.5 साल बाद चलता क्यों किया गया? अगर किसी ने कोई बेहतर इस रियासत के लिए किया तो उनके खिलाफ साजिशें हुई। चले जावेद साहब, आज कम अज कम आप लोग भी ये मान गए कि जुल्फिकार अली भुट्टो को गलत फांसी लगी, कि बेनजीर भुट्टो गलत गई। चले ये दिन भी हमने देखना था। डैम को आप देख लें, उसको मुतनाज़ा बनाया गया। इसी तरह सीपैक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। जावेद साहब इजाजत दीजिए, इससे पहले कि हम सीपैक के अंदर चले जाएं, मेरे साथ उमर चीमा साहब है, इजाजत दीजिए। जावेद साहब पेश करते हैं। जावेद साहब इजाजत दीजिए। उमर चीमा साहब, ये कहा जा रहा है कि ये कंस्पिरेसी है, हमेशा से ये कंस्पिरेसी होती रहती है। राना सनाउल्लाह साहब जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी अदालती कंस्पिरेसी हुई थी, साजिश हुई थी, अब भी होने जा रही है। आप उस साजिश का हिस्सा हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई है ना, ये जितनी भी कंसोर्टियम है। मुनीज़े, मैंने 2013 दिसंबर में पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स रिटर्न के बारे में एक रिपोर्ट की थी, और उस टाइम भी ये कहा गया था कि ये कोई साजिश का हिस्सा है और पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। अब ये है कि आप मुझे ये बताएं कि मेरा एक इसके मुतज़ादी साजिश के हवाले से एक सवाल है कि क्या बात है कि जब भी किसी ताकतवर आदमी के खिलाफ कोई केस चल रहा होता है तो उस टाइम इस तरह की बातें क्यों शुरू होती हैं? क्या ये इंसाफ के खिलाफ साजिश नहीं है? आज तक कौन सा बड़ा आदमी है कि जिसको इंसाफ के कटहरे में लाया गया हो या उसके खिलाफ कोई फैसला हो गया हो? मगर ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये बड़ा एक इशू है कि हमारे जितने भी ताकतवर लोग हैं, जब वो उनकी ये सूरत हाल आती है तो वो एक मासूम सा चेहरा बनाते हैं और हमें भी उन पर तरस आता है। उसके बरक्स लोग रोजाना की एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना। उमर चीमा साहब, मुझे आपकी एक राय चाहिए, चूंकि आपने पेपर सारे देखे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या मिनर्वा ट्रस्ट जो है, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी साफ पता चल जाए, जो मिनर्वा ट्रस्ट है या जो कंपनी है, इससे ये फ्लैट्स एवनफील्ड हाउस जुड़े हुए हैं, तो अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनकी ओनर हैं, बेनिफिशियल ओनर है, जो क्लियरली यहाँ पे कहा जाता है, तो क्या वो डायरेक्टली एवनफील्ड हाउस की भी ओनर हो जाती हैं जो 4 फ्लैट्स हैं, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है? हो सकता है कि वो इस कंपनी का हिस्सा हो और फ्लैट्स की ओनरशिप ना हो उनके पास, ये हो सकता है? नहीं, देखें, एक तो ये जो आप मिनर्वा की बात कर रहे हैं ना, जो कोई 2-4 डॉक्यूमेंट अगले दिन अपलोड भी हुए थे, जर्मन अखबार वालों ने किए थे, उसमें एक सांबा बैंक का भी एक लेटर है। बिल्कुल जी। अच्छा, सांबा बैंक का लेटर मरियम बीबी के कहने पे उन्होंने इशू किया है क्योंकि इनका उधर अकाउंट था। ये उस आदमी को, उस फर्द को जरूरत होती है कि जिसके किसी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में को फाइनेंशियल स्टेक्स होते हैं जी। ट्रस्टी के लिए जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो एक अगर कस्टोडियन है, उसको तो इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक। तो अगर वो इस चीज का इकरार करते हैं कि ये बैंक का लेटर उनका है, तो फिर तो ये बेनिफिशियल ओनर की तरफ भी बात जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ये सिर्फ मिनर्वा का इशू नहीं है या मोज़ैक का इशू नहीं है। मोज़ैक ने जो डॉक्यूमेंट ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को जमा कराए हैं, यानी कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की तो एक अपनी गवर्नमेंट है ना जी, तो उधर जो इनकी, जिधर इनकी कंपनीज हैं, उधर इनके रिकॉर्ड में भी मरियम बीबी ही बेनिफिशियल ओनर है। अच्छा, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने वक्त निकाला। इससे पहले कि मैं वक्फे की तरफ जाऊं, मुझे ये बताइए कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पहले थे तो आपके वकील इसको सामने क्यों नहीं लेके आए? ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे वहां पर अदालत में पहले से ही जमा है। सिर्फ मसला ये है कि जर्मन अखबार जो है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, हमारा लोकल बंदा कहे तो उसकी बात जरा कम सुनी जाती है। मगर आपके वकील तो लेके ही नहीं आए।
डॉक्यूमेंट ये तो अदालत में जमा है, इसके ऊपर 2 दिन बहस हुई है। अच्छा, वो वहां पे फॉलो नहीं ना हुआ। अच्छा, मैं आपको पहले प्रपोजिशन बताऊं क्या। प्रपोजिशन ये है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपने हुसैन साहब की आगे दिलाई, वो 4 प्रॉपर्टीज की मलकियत उनकी है। नीलसन और नेस्कोल की वो एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये नीलसन और नेस्कोल कौन है, सवाल तो ये है ना। हम ये कह रहे हैं कि नीलसन और नेस्कोल 93 से इसके ऑनर हैं, ये भी बात तय है। हमें ये भी पता है कि 93 और 96 के दरमियान ये खरीदी गई। सवाल यह है कि नीलसन और नेस्कोल को कौन मालिक है उसका। हाँ। ये जो डॉक्यूमेंट है जो नवाज शरीफ साहब ने कहा और हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं कि कतरी इसके मालिक थे 2006 तक, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इसमें जो आपने ये जो डॉक्यूमेंट हाथ में रखी हुई है, ये नो योर क्लाइंट है। नो योर क्लाइंट डॉक्यूमेंट 2005 की है। 2005 में यह साबित होता है कि मरियम नवाज शरीफ नीलसन और नेस्कोल की बेनिफिशियरी ओनर। अच्छा, मुझे इधर एक वक्फा लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि जो है मरियम सफ्तर जो है वो इनकी ओनर इस्टेब्लिश हो गई है। बहरहाल हमारे पास उस वक्त वो ये डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर 2005 का उसके अंदर उनके दस्तखत नहीं, ये जो हमारे पास है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है ना नो योर क्लाइंट का। हाँ। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये था कि बेयरर सर्टिफिकेट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती थी। बेयरर सर्टिफिकेट्स का मतलब ये था कि प्राइस बॉन्ड की तरह वो तुम्हारे पास है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास है तो मेरी प्रॉपर्टी है। जब 9/11 हुआ तो उसके बाद 2002 में, 2005 में, 2007 में 3 अमेंडमेंट्स आई लॉ में, और उन्होंने कहा कि जी बेयरर सर्टिफिकेट जो है उसका जो मालिक है उसका पता होना चाहिए अथॉरिटीज को। लिहाजा जो FIA है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की, उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट था, उन्होंने लेटर लिखा मोज़ैक फ़ोनेस्का को, और उन्होंने मोज़ैक को कहा कि जी आपने ये जो मिनर्वा कंपनी है इसमें आप बताएं इसका ओनर कौन है। उन्होंने उसके जवाब में नो योर क्लाइंट जो डॉक्यूमेंट है ये भेजा उसका FIA को, और ये सितंबर 2005 में साइन। अच्छा, अब ये सब जब अगर 2005 में साइन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 2005 में मरियम नवाज शरीफ मालिक थी तो फिर 2006 में कतरी तो मालिक नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि 2005 में अगर मरियम नवाज शरीफ मालिक है तो हुसैन नवाज शरीफ तो मालिक नहीं है। इधर ही रुक जाएं। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखें, नून लीग जावेद साहब जिस तरह हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज कोर्ट के अंदर नून लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, कहा कि जी हमारे सिग्नेचर वो है ही नहीं। हाँ। तो अली जफर साहब, ये भी होता है कि कोर्ट के अंदर कौन सा एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो कहते हैं कि ये तस्दीक शुदा नहीं है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एडमिसिबल एविडेंस होगी कोर्ट के अंदर? नहीं जी, ये एविडेंस कानून शहादत के मुताबिक एडमिसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा कि अगर एक पार्टी उसको कहती है ये असल है और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं ये असल नहीं है, तो फिर उसकी तस्दीक करने के लिए या तो कोई कमीशन बनाएगी या वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद तो जाके कर नहीं सकती जी। तो जो मुझे तरीकाकार नजर आता है वो यही है, इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बना के तो इन डॉक्यूमेंट्स की बड़ी आसानी से ऑथेंटिसिटी का पता चलाया जा सकता है। और ये अगर जेन्युइन नहीं है तो फिर मैं फवाद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि फिर तो वो कमीशन बता देगी, लेकिन अगर कमीशन ये साबित कर दे कि वाकई ये जेन्युइन है तो फिर ये बहुत बड़ा झूठ है, और अदालत के सामने झूठ का मतलब है पर्जरी। अच्छा, तो ये बड़ी रिस्की डिफेंस ली गई है। तो 4 तरीके हैं वेरीफाई करने। नहीं, अभी ठहर जाए ना, मियां जावेद साहब की जाने मुझे जाने दे। मियां जावेद साहब, ये बताइए कि आप ऐसे एक मैदान में आ गए जो रिस्की है, यू कम इनटू अ वेरी डेंजरस एरिया। फॉलो ही नहीं कर रहे, उनको बुला के बताया भी नहीं नवाज शरीफ साहब ने। एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग नहीं हुई, पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है। नून लीग का ये हालत है। मियां साहब अब हमारे दोस्त हैं, लेकिन इनको बुला के नवाज शरीफ साहब ने, और इन्होंने भी जहमत नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि जनाब पूरी दुनिया जनाब ये शोर मचा हुआ है, हमें तो बताएंगे मामला क्या है। ना सीसी की मीटिंग हुई, ना पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। मौका तो दे जावेद साहब। मैं एक बात जो इन्होंने की है ना फवाद साहब ने, इस पे इसका जवाब देने से पहले मैं अली जफर साहब ने जो बात की ना, मैं उससे पूरा इत्फाक करता हूं कि बात यह है कि आला अदलिया जो ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, जहां तक मैं एक तालिब इल्म के समझता हूं, बेहतर तशरीह मुझसे अली जफर साहब खुद कर सकते हैं, ये कमीशन का काम है या लोअर कोर्ट का काम है कि जो ये बात कर रहे हैं
अगर ये बात सही है इनकी तो हमें भी तो मौका मिलेगा ना, हम किसी जगह फोरम पे उसको साबित कर सकें कि ये बात गलत कह रहे हैं। नहीं मगर जावेद साहब, इन्वेस्टिगेटिव कमिशन अगर बने तो क्या नून लीग मान जाएगी कि इन्वेस्टिगेटिव कमीशन एक बने? तो सुन लेना जी, मेरी गुजारिश सुन लेना। अभी आप जो बात बीबी कह रही हैं, तो ये तो पीटीआई कहती थी ना कि कमीशन बनाया जाए। जब कमीशन बनाने की बात आई तो कहते हैं हम कमीशन को नहीं मानेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि मैं कौन होता हूं या ये कौन होते हैं कि किसी को ये डिक्टेट करना कि ये मैं बात मानूंगा और ये मैं बात नहीं मानूंगा। और मैं समझता हूं कि किसी तौर पर भी ये पूछने का हक भी नहीं है, हमें हक हासिल नहीं है कि हमसे कोई पूछे। नहीं, जो मैंने जावेद साहब एक तासुर बन रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और वो ये बन रहा है कि इस वक्त ये ट्रायल ना पीटीआई का हो रहा है ना नून लीग का हो रहा है, ये ट्रायल हो रहा है हमारी आला अदलिया का। इसलिए चूंकि ताबड़तोड़ हमले तो पीटीआई भी करती है, और राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी एक सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी जुडिशियल ट्रायल के जरिए कितने हमारे जो लीडर है वो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसको आप कभी मानते नहीं थे, उनका नाम भी आप लोगों ने ले दिया। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इन इदारों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, बात यह है कि अगर तो हम इदारों पर दबाव हम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी पूरी कौम के सामने है। अगर ये जलसे जुलूस करके ये कहें, अभी आप कल की बात देख लें कि ये उसी ये अदलिया जहां जाके ये बाहर कोर्ट लगाते हैं, अदालत लगाते हैं, इसी अदलिया के बारे में शर्मनाक का लफ्ज इस्तेमाल इमरान खान ने किया और हामिद खान साहब ने फिर उस पर माजरत की, और अगले दिन जो इमरान खान ने कह दिया कि मैंने तो माफी नहीं मांगी, मैंने ना कहा था हामिद खान को। और आज जब इनके वकील ने इलेक्शन कमीशन में जाकर माजरत की तो दूसरे दिन फिर इनकी स्टेटमेंट आ गई कि मैंने तो नहीं बिल्कुल कहा था। और भाई खुदा के लिए, आपने किस अदारे को छोड़ा है, किस अदारे की तजलील आपने नहीं की, और जैसे कैसे भी सुकम है अदारों में, मैं कहता हूं रिफॉर्म्स लानी चाहिए, हर अदारे के लिए लानी चाहिए, मगर क्या कंटेनर पर खड़े होकर लाएंगे, क्या चौकों चौराहों में लाएंगे, या इस तरह की गुफ्तगू या टॉक शो से लेकर आएंगे? मैं ये कहना चाहता था, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को पहली दफा जब मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया तो 2.5 साल बाद उसको चलता किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान का अरबों रुपया जो है वो जाया कर दिया गया मोटरवे पे और इसका एहतसाब होगा। 2.5 साल वो अपोजिशन में रहे, क्या एहतसाब हुआ? क्या उनको सजा हुई? बल्कि बरी हुए। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को 2.5 साल बाद चलता किया गया, फिर नवाज शरीफ आए, और यही कजन जो है ये आज के कजन नहीं है। इमरान खान तारुल कादरी आज के कजन नहीं है, ये 1998 के कजन है। जब नवाज शरीफ ने ऐसा तजुर्बा किया और उसके बाद इन्होंने एक बड़े बैनर लगाए, आपने एक इल्जाम लगाया, आपने कहा कि पीटीआई जो है वो इदारों की इज्जत नहीं करती। एक तरीके से वो ठीक रहे। जावेद साहब जवाब लेने देना, जवाब लेने दे। आपने कहा कि पीटीआई उनको अपना डिफेंड तो करने देना। आप बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते किसी भी इदारे की। इलेक्शन कमीशन हो जाए, अदालत हो जाए, और ये बात तो वो ठीक कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने तो वो कहना होता है, वो करना होता है जो लोग समझते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट थी, जिसके बारे में जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, उसके बारे में जो राय इमरान खान ने जिसका इजहार किया था वो उस वक्त अमूमी राय थी, और जो सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी साहब के अंडर कर रही थी वो एग्जैक्टली वही कर रही थी जो इमरान खान साहब कह रहे थे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का अगर इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय मुस्लिम लीग नून के अगर ये कह दें कि बाकी तमाम लोग जो हैं वो इस इलेक्शन कमीशन से के ऊपर आपने कहा था ना कि हमें एतमाद है, फिर आपने क्या हशर किया? उनका परफॉर्मेंस से जाहिर होता है ना, बंदे फरिश्ते तो नहीं होते, हमको फरिश्ते तो नहीं पता चल जाए जनाब। उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर इसी जुडिशियल जस्टिस नासिर मुल्क ने 40 ऑब्जर्वेशंस दी उसके ऊपर और कहा कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ। अभी भी ये जो है मतलब कम अज कम मतलब वो, और ये बात जावेद लतीफ साहब कहे, यानी जिनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया हो, और जिसके अब भी जो वजीर साहब हैं राना सनाउल्लाह साहब कहें कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे, और ख्वाजा प्राइस बॉन्ड साहब ये कहें कि जनाब ये हम लोहे के चने हैं जो चबा देंगे, तो बात ये है कि इनको तो ये कहना ही नहीं चाहिए। इदारों की इज्जत में तो ये जाए ही ना माशाल्लाह। जो इन्होंने फौज के साथ किया, अगर ये कमीशन बनाते, जुडिशरी के साथ किया, कमीशन बनाते हैं, आप मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 तरीके हैं वेरिफिकेशन कराने के, जो माजी में सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
एक तरीका मेरा सवाल ये है कि कमीशन अगर बनाते हैं, मैं जरा बात कर लूं ना। एक तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रजिस्ट्रार को कमीशन अपॉइंट कर दे और कहे कि ये वेरिफिकेशंस कर लें। दूसरा तरीका यह है कि वो किसी फॉर्मर जज को या हाजिर जज के जिम्मे लगाएं कि ये वेरिफिकेशंस कर लें। तीसरा तरीका यह है कि अटॉर्नी जनरल को कहें कि वो जाके ये कर लें। ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, वो क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे? हम हर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, जो तरीकाकार इख्तियार करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे। ठीक है, हमने चलना एक वक्फे की तरफ, मगर वक्फे के बाद हम बात करेंगे उस कतरी लेटर की जो हमारे सामने तब आया जब सवाल उठाया गया कि ये फ्लैट्स किसके थे। तो तब नून लीग ने कहा कि ये कतरी शहजादे के थे, और उस वक्त जो नून लीग के आज जो वकील हैं वो क्या राय रखते थे उस खत के बारे में, वो भी हम आपको दिखाएंगे, मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अली जफर साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो ये कह रहे थे कि जो मरियम सफ्दर साहिबा के डॉक्यूमेंट्स आज जर्मन पब्लिकेशन ने पब्लिश किए हैं, अगर ये कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाती है तो फिर ये वाजे हो जाएगा, और इन्वेस्टिगेटिव कमीशन जो है अगर वो जाके तस्दीक करे पैनमा के अंदर कि ये पेपर्स सही हैं कि नहीं हैं, और वो तस्दीक अगर हो जाते हैं तो फिर यकीनन हुकूमत मुश्किल में आ जाती है। अली जफर साहब, आप ये बताइए, जो कतरी लेटर है उसको आप कैसे देखते हैं, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि अभी तक जो कतरी शहजादा है वो तो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ। देखें जी, कतरी शहजादे का जो लेटर है ना और जो सारी कहानी है वो अगर आप एक लेमैन के तौर पे भी देखें तो उस पर यकीन नहीं आता, और अगर आप उसको लीगल एंगल से देखें तो फिर तो वो बिल्कुल ही इनएडमिसिबल है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि मैंने सुना है कि ये हुआ है, हेयर से, और सुना सुनाए कि उसको हेयर से एविडेंस कहते हैं हम अपनी जुबान में। हेयर से एविडेंस जो है वो कानून शहादत के अंदर उसको कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। तो कतरी शहजादे का जो लेटर है, जो खत है, वो बिल्कुल बेकार है, और उस पे बल्कि मेरा ख्याल है कि वो जिसने भी इस्तेमाल कराया उसने एक तरह से बेवकूफ़ी की, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ नहीं है तो मैं इस्तेमाल आपकी इजाज़त से कर लेता हूं कि इशारा जो है वो अकरम शेख साहब की जानिब है। मियां जावेद साहब, कोई ऐसा प्लान है नून लीग का कि वो कतरी शहजादे को तलब करें, आए, वो पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर पेश होए, दोबारा बस्टर्ड का शिकार छोड़ के, क्या कोई इस तरह का इरादा है? देखिए, बात यह है कि अभी बड़ी बात हुई कि कतरी शहजादे का खत, उससे पहले जो जर्मन वालों के लीक्स या बीबीसी लीक्स को दूसरी, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं वही तो अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन चाहते थे तो जो TORs मुस्लिम लीग नून चाहती थी, पीपल्स पार्टी चाहती थी, या PTI वाले चाहते थे, वो तरीका पाकिस्तान में टैक्स को देने का, जब जो अभी आप बात कर रही थी कि 12-13 लाख जो हैं वो लोग टैक्स देते हैं, बाकी सारे लोग टैक्स नहीं देते। हमारा निज़ाम इतना बुसीदा है, मैं मानता हूँ कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जो टैक्स देता है उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो आप कायम जो करेंगे नहीं ना? देता आप हुक्मरान हैं मियां जावेद साहब, अगर आप लोग मिसाइल काम नहीं करेंगे तो फिर बाकी क्यों आपको देख के वही नहीं टैक्स देंगे? जी, मैं इतराफ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बात तो करने देना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि ये तरीका नहीं था। ये आज जो हमें चोर चोर कहा जाता है, जो कहा जा रहा है कि पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, ना हम रंगे हाथों पकड़े गए, ना किसी के साथ पकड़े गए, ना कोई ऐसी बात हुई। ये टैक्स का अगर बात की जा रही है, या जो 62-63 की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की बात की जा रही है, कोई सबूत नहीं किसी के पास पनामा पेपर्स के हवाले से, ना कोई हमने फ्रॉड किया, ना कोई हम रंगे हाथों पकड़े गए। आप मुझे घुमा रहे हैं। ये जो कतरी शहजादे हैं, क्या ये कोर्ट के अंदर आएंगे और कहेंगे कि जो मैंने अपना दिया है एफिडेविट, मैं इसको ओन करता हूं? अगर कोर्ट बुलाएगी तो यकीनन वो आएंगे भी, और जिन्होंने उनका खत दिया है वो उनको पेश भी करेंगे।
तो आपका ख्याल है कि वो आएंगे? अच्छा, मैं आपके आजकल जो वकील हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो सबसे इंटेलिजेंट वकील हैं, काफी एक आला वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो मियां साहब के बेटों के वकील हैं, वो क्या राय रखते हैं कतरी शहजादे के बारे में? उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में बयान किया था, दिखाइए जरा। उनमें अगर कोई तजाद है भी तो वो दस्तावेजी सबूत को तो रद्द नहीं ना कर देगा वो तजाद, और बज़ाहिर एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो कोई बहुत बड़ा तजाद है भी नहीं। उन बयानात को अगर आप गौर से सुने तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ दोस्तों ने हमारी मदद की, हम जब मुल्क से बाहर थे, बदहाल थे, और दोस्तों की मुआवनत से मिल भी लगाई अजीजिया में, और उसके बाद जो फ्लैट लिए उसमें जिक्र आता है अजीजिया मिल की सेल का। तो ये तमाम बातें जब आप मजमूई तौर पे सामने रखेंगी तो कहा जा सकेगा कि एक टॉक शो में जो बात की गई उसकी वजह से आप दस्तावेजी सबूत को तो रद्द नहीं कर सकते। लिहाजा असल वक्त दस्तावेजी सबूत की होगी, और इस शहजादे को आके भी बताना होगा कि ये सरमायाकारी अगर हुई तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था, कोई इन 20-30 सालों में कोई लेन देन हुई तो उसकी कोई मनी ट्रेल है, कोई लेजर है, उनका खत पेश किया गया है 5 नवंबर का, वो तो बिल्कुल एक हेर से एविडेंस के जुमरे में आता है। जी अली जफर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अगर कतरी शहजादे साहब आ जाते हैं कोर्ट के अंदर तो क्या कोर्ट उनको बुलाएगी कतरी शहजादे को कि ये इनको पेश कर देना चाहिए ताकि इनका केस जो है मजबूत हो जाए? देखिए जी, कतरी शहजादे को कोर्ट तो नहीं बुलाएगी बिल्कुल, क्योंकि अगर कतरी शहजादा आ भी गया तो कतरी शहजादा जो भी कहते रहे वो अपने हेर से ही रहेगा। वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरे साथ बिजनेस किया, वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद या दादा के साथ नवाज शरीफ के वालिद साहब ने बिजनेस किया था। तो ये अदालत ये बयान को ले ही नहीं सकती कानून के मुताबिक जब तक कि कतरी शहजादा कोई दस्तावेजात ना लेके आए कि देखें ये मुआहदा हुआ था, ये मेरे वालिद साहब के दस्तखत हैं उस पर, ये पैसे का लेन देन था, ये बैंक अकाउंट्स थे, और ये फिर हमने आपस में समझौता करके बंटवारा किया उसका। तो जब तक वो नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बुलाएगा। जी फवाद, इससे पहले कि मैं आपकी जानिब आऊं, चूंकि मैंने आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं, एक सवाल मैं करना चाहती हूं मियां जावेद साहब से। मियां जावेद साहब, काफी दिन हो गए वजीर आजम साहब पार्लियामेंट नहीं आए, क्या बनता नहीं है? और आज एडिटोरियल भी निकल रहे हैं अखबारों के कि वजीर आजम साहब आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, जिस तरह टॉक शोज पे बात हो रही है, एक एक करके अपना जो पॉइंट है वो लोगों को बताएं, इसलिए चूंकि जो उनका बिजनेस है काफी बड़ा है और लोग ये जानना चाहते हैं, जिस तरह ट्रंप के ऊपर भी तनकीद हुई उस तरह उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि उनका जो पर्सनल बिजनेस है कहीं उनके प्रोफेशन से या उनकी जो इस वक्त ड्यूटीज हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज हैं जिसके अंदर वो पॉलिसी मेकिंग करते, उससे तो तसादुम नहीं है। देखें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की हाज़िरी भले मसरूफियात के बावजूद ज़्यादा होनी चाहिए असेंबली में, इससे इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। जहाँ तक बात है कि उनके बिज़नेस की, तो मैं ये अर्ज़ करना पहले भी चाहता था, शायद मैं कह नहीं पाया कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में एक बिजनेस मैन फैमिली ने जितना उनका ट्रायल किया गया है इन पिछले 6-7 माह में, शायद पाकिस्तान की तारीख में सबसे छोटे दुकानदार का भी इस तरह ट्रायल नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी जो उनके पास प्रूफ थे जो हैं, जी फवाद साहब, मैं कह रहा हूँ जी छोटा दुकानदार इस बहस में ना जाए जी। नहीं, मेरी बात सुन ले फवाद, ये आप मेरा हाल किसी और के साथ यार कर लें, मेरा आपसे एक तल्लक है, मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू ना करें। मैं ये कहता हूं कि एक बेला बंदा, मैं मियां साहब ये कह रहा हूं कि तो ताकतवर आदमी है उसका ये मैं अगर मैं कमजोर आदमी का लिहाज कर रहा था, अगर आप ये समझते हैं ना कि एक बेला बंदा जिसका कोई आज तक एक दमड़ी का उसने काम नहीं किया वो तो हिसाब पूछ रहा है, और जो पाकिस्तान बनने से पहले के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको आप चोर कह रहे हैं, उनको आप डाकू कह रहे हैं। मियां जावेद साहब, यहाँ पे इंसाफ किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता? इस मुल्क का तो ये हाल है कि डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, बाद में पता चलता है कि वो बंदा ही बरी हो गया था। जी कमाल आप बात करते हैं, आप उसकी वकालत कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैरेक्टरलेस आदमी है। अच्छा जावेद साहब वकालत कर रहे हैं, जावेद साहब, पाकिस्तान का